वो जानते हैं कि सुरेंद्र राकेश जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर उन्हें पता है उन्होंने नेतृत्व देखा है उनके अपने कद्दावर नेता का, और अब वो उनकी धर्मपत्नी का और उनके बच्चे का भी नेतृत्व देखना चाहते हैं। स्पष्ट रावत जी ने जो कार्य किए हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया कार्य किए हैं जो इन लोगों ने रोक दिए हैं कि पूरे हरिद्वार जिले में 12-13 पुल देने का काम किया हरीश रावत जी ने, हमारे स्वर्गीय पिताजी के द्वारा दोनों ने मिल बांट कर यहाँ पर काम किया। अगर सरकारी संस्था इस कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करेंगी तो हमें भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करना पड़ेगा। सर, बेरोजगारी, जीडीपी, कोरोना क्या दिया सरकार ने। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी सदस्यों की मीटिंग हुई है सदस्यता को लेकर, कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए प्रदेश में उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए 2022 को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं जो उत्तराखंड में हरीश रावत ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अजय शर्मा जी, और उपाध्यक्ष जो हैं श्री यश भुल्लर जी, और युवा नेता भगवानपुर की जिम्मेदारी जिन पर है अभिषेक राकेश जी। स्वागत आप सभी का कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जो मीटिंग हुई है किन मुद्दों के तहत हुई है, क्या 2022 की रणनीति है इस मीटिंग के? पहले तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ, भगवानपुर की विधायक जी, हमारे अभिषेक राकेश जी, और जितना इन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरे कार्यकर्ता सम्मानित पदाधिकारियों, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। जी बताएं, क्या उत्तराखंड को लेकर 2022 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति, क्योंकि आप ज़्यादा एक्टिव अब दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं? साहब, ये सब आशीर्वाद जन नायक हरीश रावत जी का है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ इतना प्यार मुझको मिल रहा है, और सब लोग हाथों हाथ इस चीज़ को ले रहे हैं। ये सब लोग जो है भाजपा ने इतना कष्ट दिया है लोगों को, ये तराही कर रहे हैं। हमारी मीटिंग जो थी ये इस विषय में थी कि हर जितना हमारा युवा नेता है, युवा वर्ग है, सब लोग जो है गांव जाके, ब्लॉक जाकर, लोगों को घर जाकर सब नीतियां कांग्रेस की समझा रहे हैं। तो यही इनको बताया गया, सब लोग उनके घर पर जाएं, उन्हें समझाएं कि क्या नीति है। और ये तराही कर रहा है, जो ये पूरा प्रदेश तराही कर रहा है मुख्यमंत्री की वजह से, क्योंकि मुख्यमंत्री सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, और इनको कुछ लेना देना ही है, किसी जनता से कुछ लेना देना नहीं है। 2022 में किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में, क्या मुद्दे अहम रहेंगे यहाँ पर? सर, बेरोजगारी, जीडीपी, कोरोना क्या दिया सरकार ने, सबको आत्मनिर्भर बना दिया। कोई गरीब भी होगा 2 रुपये की गोली तो इनको दी नहीं जा रही है, और हॉस्पिटल चले जाओ 1.5 लाख रुपए तो ये सरकार से अलग ले रहे हैं, और जो वहाँ भर्ती हो गया उसके 1.5 लाख अलग ले रहे हैं। दवाई कोई नहीं है। आप हमारे देहरादून के राजधानी के दून हॉस्पिटल चले जाइए, दून हॉस्पिटल में आपकी जो है एक ECG होगी, एक आपका ब्लड प्रेशर नाप दिया जाएगा, और 4 गोली इलाज के नाम पे उसको दे दी जाएंगी। और अगर उसकी इम्यूनिटी पावर है, ठीक है, तो बच के आ गया, नहीं है तो कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ है नहीं, वो मर गया, खत्म कहानी। सर, लेकिन महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सचेत हैं। 2013 में जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी तब भी 15 मिनट में एक बलात्कार का मामला आता है, और 2020 में अभी हम हैं तब भी इतना ही समय है। सर, ये चिंता का विषय नहीं है सरकारों के लिए? भैया ऐसा है, आप योगी का आपने स्टेटमेंट सुना, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका स्टेटमेंट सुना? वो कहते हैं कि आदमी खड़ा है, उसने कहा इसने आपकी गाल पे थप्पड़ मार दिया तो आप क्या करेंगे? वो पत्रकार, आप जैसे पत्रकार बंधु से पूछता है, तो उन्होंने कहा जी मैं कानून के पास जाऊंगा, थाने में जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़ा, इतना टाइम थोड़ी हो आपके पास। मतलब वो मुख्यमंत्री कह रहा है किसी ने थप्पड़ मारा था उसके थप्पड़ मार दो तुरंत। मतलब कोई कानून, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई शासन नहीं है। मेरा सवाल है सर, क्या कड़ा कानून अभी तक नहीं बनाया जाना चाहिए था? 70 साल आज़ादी को हो गए। मेरा बीजेपी से सवाल भी है, आपसे भी सवाल है, आप लोग भी बहुमत में रहे हैं, बीजेपी भी बहुमत में, क्या कड़ा कानून नहीं होना चाहिए था अभी तक महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए? हमारी सरकार आएगी, बिल्कुल कड़ा कानून बनाया जाएगा। हमारी बहनें हैं, हमारी बहन वाल्मीकि बहन से इतना अत्याचार इन्होंने कहा, रात को उसको जला दिया। बताइए, हिंदू रीति रिवाज में रात को जलाया जाता है क्या? इन्होंने ऐसे काम करे। उनको राहुल गांधी जी वहाँ गए, उनको धक्का मुक्की दे, प्रियंका गांधी जी गई, उनको धक्का मुक्की कराए। ये आपके अजीत बागपत के जो है अजीत जी के बेटे गए वहाँ पर, उन पर लाठीचार्ज हो गया।
ये क्या चाह रहे हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या रणनीति उत्तराखंड के लिए आपके पास 2022 को लेकर? साहब बिल्कुल साफ स्पष्ट, रावत जी ने जो कार्य किए हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया कार्य किए हैं जो इन लोगों ने रोक दिए हैं, वही मैं कह रहा हूँ इन लोगों से कि जो रावत जी के काम रुक गए हैं वही आप जनता को बताओ क्या क्या। सब जनता बिल्कुल, और रावत जी को मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारे जननायक हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, हम जहाँ भी जाते हैं हमको हाथों हाथ लिया जाता है। चलिए, अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश सचिव भी हैं कांग्रेस कमेटी में उत्तराखंड से। सर, सवाल पूछने से पहले जो टोल प्लाजा पे जो निर्णय हुआ है उसके बारे में जनता को बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। उसका निर्णय कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ जो एनएच के द्वारा हमारी सुविधाएं थी, नंबर 1 कि जो लोगों का मुआवजा है, नंबर 2 जो लोगों को निकासी की दिक्कत एनएच बनने से आई है। हम मानते हैं कि एनएच एक अच्छी सुविधा है, मगर ये सब उनके जियो में भी होता है कि आपको ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करके अपना कार्य करना होगा, तो उस पर कहीं ना कहीं एनएच फेल होता है। जैसे टोल में कुछ जगहों को छूट मिली है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके बारे में बताइए। टोल में छूट मिली है, भगवानपुर के लगभग ब्लॉक भगवानपुर के सभी गांव इसमें शामिल हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब सुविधाएं गांव वालों से रिलेटेड है, भगवानपुर से रिलेटेड, तो यहाँ के लोगों को वो सुविधाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। और उसमें इन्होंने हमसे 3 महीने का समय मांगा है। ये अगर कर पाए तो ठीक, वरना मैंने तब भी बोला था कोई अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो हमारे खिलाफ़ हो जाएगी, क्योंकि लोगों का काम सबसे पहले है। कानून व्यवस्था में हम भरोसा रखते हैं, हमेशा विश्वास जताते हैं, मगर अगर सरकारी संस्थाएं इस कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करेंगी तो हमें भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करना पड़ेगा। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़कें की जो हालत है, जो आपके आसपास की सड़कें हैं वो उतनी ठीक नहीं है, उस पर क्या विचार है, वो कब तक ठीक हो जाएंगी? जो आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं, अभी बालेगी यूसुफपुर का टेंडर हो चुका है, टेंडर हो गया, उसका काम उसका जारी है। ये पूरी यहाँ से लेकर इकबालपुर तक निकलेगी। ये लगभग काफ़ी लंबी सड़क है, 3-4.5 किलोमीटर का काम है। आप चुडियाला वाली बेल्ट पर जाइए जो बिंडू खड़क तक जाती है, उस पर सड़क पर आप मान लीजिए एक गड्ढा दिखा दीजिए। जो ये सिकरोडा वाली है, मैं मानता हूँ इसकी सड़क की हालत अभी गंभीर है। उसमें यह है कि ये PMJSY से इसका 5 साल का गारंटेड टेंडर होता है, तो उसमें हमारे जो इनके PWD के, क्योंकि PMJSY का काम PWD कर रहा है, तो PWD के समस्त जितने अधिकारी हैं, AE एक्शन, और इनसे सबसे मेरी वार्ता हुई, विधायक जी की वार्ता हुई, और उस वार्ता के बाद हमारा यह निर्णय हुआ कि अब जो ये समय आ रहा है इसमें उसका जितना भी ये पैचिंग वर्क है वो सारा काम करा दिया जाएगा, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। और बिल्कुल इसमें जब तक अपनी सरकार नहीं आएगी तब तक इस काम का इतनी सुविधा दे दी जाएगी लोगों को कि यहाँ पर अपना लोग बाग चलने फिरने की व्यवस्था, अपने सामान ढोने की व्यवस्था कर पाएँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या ये मुद्दे क्या चुनौती नहीं रहेंगे 2022 में जब आप चुनाव मैदान में उतरेंगे विधायिका जी? क्योंकि आज वो नहीं है तो आपसे हम सवाल पूछें, जब वो मिलेंगी तो हम उनसे भी पूछेंगे। मुद्दे तो बिल्कुल रहेंगे, और मैं जनता में जाके खुद जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि भाई आपको मंत्री जी के टाइम में और हरीश रावत जी के टाइम में मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठने की आदत हो गई है। मर्सिडीज़ गाड़ी मैं समझाता हूँ कैसे, कि पूरे हरिद्वार जिले में 12-13 पुल देने का काम किया हरीश रावत जी ने, हमारे स्वर्गीय पिताजी के द्वारा, दोनों ने मिल बांट कर यहाँ पर काम किया। देहरादून में 2-2, 3-3 फ्लाईओवर, 4-4 फ्लाईओवर देने का काम किया, वो हमारे हरीश रावत जी द्वारा हुआ। काम तो इतने हैं कि अब तक वही काम चल रहे हैं जो उस दौरान के पास हुए थे। बस अड्डा बाबूजी ने पास कराया था, अब भी उसका काम चल रहा है, हमारे हरीश रावत जी ने पास कराया था। मेडिकल कॉलेज, मैं मानता हूँ जिस दिन सरकार आएगी हमारे बाबूजी हरीश रावत जी भी उतनी गंभीरता से उस कॉलेज को देख रहे हैं जितनी गंभीरता से हम देख रहे हैं। जब मैं उनके पास मिलने जाता हूँ वो मेरे हाल बाद में पूछते हैं, पहले ये पूछते हैं कि बेटा अभिषेक ये बताओ कि मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया कहाँ पर पहुँची। मैंने कहा बाबूजी जब आप आओगे तभी कुछ होगा, जब कांग्रेस आएगी तभी कुछ होगा। बाकी मुद्दे हैं, लोग जनता अब समझ रही है, वो जानते हैं कि सुरेंद्र राकेश जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर उन्हें पता है, उन्होंने नेतृत्व देखा है उनकी अपने कद्दावर नेता का, और अब वो उनकी धर्मपत्नी का और उनके बच्चे का भी नेतृत्व देखना चाहते हैं। इस बार वो हमें आजमाना चाहते हैं। मुद्दे ज़रूर होते हैं, मुद्दे हर बार होते हैं, मैं मानता हूँ हेमंत भाई, मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है। कुछ मुद्दे उनके होंगे, कुछ हमारे होंगे, मगर ये है कि अब देखा जाएगा कि जनता में किसकी बात जनता मानती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें समय देने के लिए। यहाँ पर सदस्यों को जोड़ने की बात कही गई, युवाओं पर निशाना कि युवाओं को जोड़ा जाए कांग्रेस से, कांग्रेस की विचारधारा उनको समझाई जाए। साफ कहा
कांग्रेस पार्टी ने 2022 को लेकर कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, महिलाएं सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन जब 2022 में चुनाव होगा देखने वाली बात होगी जमीनी स्तर पर कि कौन सी पार्टी कौन से मुद्दों पर और कौन से मुद्दे पूरे करती है, सत्ता भी और विपक्ष भी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।